मिडिल ईस्ट में पिछले लंबे समय से जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है जो हर कीमत पर ईरान को अपनी बात ईरान से मनवाना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो हर बार अमेरिका की शर्तों पर पानी फेर दे रहा है। इस बीच ताजा अपडेट यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा कि मैंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रतिबंध हटाने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई। लेकिन अमेरिका इस जिद पर अड़ा है कि ईरान को हर हाल में यूरेनियम संवर्धन रोकने होंगे। अगर ईरान ऐसा करने को राजी होता है तभी ईरान के साथ शांति समझौते पर कोई बात होगी। इसके लिए अमेरिका ने ईरान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। ट्रंप के इस प्रस्ताव में ईरान को कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने और करीब 440 किलो जो एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, उसको अमेरिका को सौंपने को कहा था। इसके बदले ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील की बात कही गई थी, जिसमें ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्तियां छोड़ी जाएगी। साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी को भी अमेरिका हटाएगा। लेकिन अमेरिका के इस प्रस्ताव को ईरान फिलहाल मानने के मूड में कतई नहीं दिख रहा। यही वजह है कि अब दोनों के बीच में एक बार फिर से युद्ध का संकट गहरा गया है। इसका सीधा असर भारत समेत दुनिया पर साफ दिख रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है, लोगों से इस वैश्विक संकट से बचने के उपाय सुझाए हैं और इस बारे में आपको हम आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए और विस्तार से बताएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि ईरान अमेरिका के बीच जारी इस तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल कैसे देखने को मिल रहा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था FAO ने भी जो चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक मिडिल ईस्ट संघर्ष की वजह से दुनिया में खाद्य कीमतें सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। आने वाले समय में महंगाई, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना तय है। तो आज हम इन तमाम मुद्दों पर एक्सपर्ट के साथ चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि मिडिल ईस्ट में भड़की आग से भारत पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ युद्ध भूमि में, जहां हर खबर, हर तथ्य सत्यता और गहन विश्लेषण के साथ हम आपके सामने रखते हैं। तो मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की आग कब शांत होगी? इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया तलाश रही है। हर कोई इसके जल्द खत्म होने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच जंग की आहट और तेज होती दिख रही है। ईरान के साथ जंग की समाप्ति को लेकर दोनों ओर कई प्रस्तावों के आदान प्रदान हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल शांति समझौते पर कोई बात बनती नहीं दिख रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा है, मैंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईरान को लेकर ट्रंप के पोस्ट के बाद एक बार फिर से जंग की आहट तेज होती नजर आ रही है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब जंग ही एकमात्र रास्ता बच गया है, क्योंकि न तो अमेरिका ईरान का प्रस्ताव मानने को तैयार है, न ही ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना नया प्रस्ताव भेजा था, जिसमें युद्ध खत्म करने, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रतिबंध हटाने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई थी। लेकिन अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। एक बार फिर अपने इरादे अमेरिका ने जाहिर कर दिए हैं। इससे पहले अमेरिका ने ईरान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। इसमें ईरान को कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन को रोकने, करीब 60% एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को कहा गया था। इसके बदले अमेरिका की ओर से ईरान पर प्रतिबंधों में ढील जाने की बात कही गई थी, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और एनरिच्ड यूरेनियम पर समझौते को बिल्कुल तैयार नहीं है और यही वजह है कि 8 अप्रैल से लागू युद्ध विराम पर एक बार फिर से संशय की बादल मंडरा रहे हैं। युद्ध का खतरा पैदा हो रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच देर रात फोन पर लंबी बातचीत हुई। ऐसे में कयासों का बाजार भी गर्म है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आहट के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है।
अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI क्रूड 3.24% बढ़ करके $98.51 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। यह पिछले कारोबारी सत्र में हुई बढ़त के बाद और ऊपर गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाजार की सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से सप्लाई प्रभावित हो रही है। इससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। सीधा असर महंगाई के रूप में गरीबों की जेब पर पड़ेगा, जबकि इससे राष्ट्रपति ट्रंप भी चिंतित हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ईरान हॉर्मुज जलडमरूमध्य नहीं खोलता और समझौता अंतिम रूप नहीं लेता है तो अमेरिका दूसरा रास्ता अपनाएगा। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिर से शुरू किया जा सकता है और इस बार इसे पहले से ज्यादा व्यापक बनाते हुए प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस नाम दिया जाएगा। तो इस सब के बीच दुनिया में तेल का संकट गहराया हुआ है। हॉर्मुज पर ट्रंप के रुख और ईरान की जिद के आगे अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान और अमेरिका एक बार फिर से जंग के मैदान में होंगे? और अगर ऐसा होता है तो इसका भारत समेत दुनिया पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा? इसी पर करेंगे हम आज विस्तार से चर्चा। लेकिन पहले देखिए इस वक्त के बड़े अपडेट्स क्या हैं। तो देखिए अमेरिका ने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है फिर से एक बार, और इसके बाद आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। आपको बताएं, देखिए एक एक पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में इसके बाद से उछाल साफ तौर पे देखा जा रहा है और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है। ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। हॉर्मुज संकट से सप्लाई प्रभावित होने की भी पूरी तरह से सप्लाई प्रभावित है। 20% दुनिया का जो एनर्जी सप्लाई है यहीं से है। हमले में मेडिकल कर्मी भी निशाने पर आ रहे हैं। जो लेबनान में इजरायली हमले हुए हैं उसमें क्या हुआ है, इजराइल के हमलों ने 39 लोगों की इसमें मौत हो गई है और ये हमले इजराइल के लगातार जारी हैं। हॉर्मुज में जो तनाव बढ़ा है, जब जहाज़ों की आवाजाही करीब करीब ठप पड़ी हुई है, यहाँ पर इक्के दुक्के जहाज गुजर रहे हैं जैसा ईरान ने बताया है। नाकेबंदी के बाद 65 जहाज़ों ने अपना रास्ता बदला है। रास्ता बदलने पर मजबूर हो गए हैं वो। तो ईरान ने इस बीच की चेतावनी दी है, हॉर्मुज में दखल दिया तो फिर जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये एक बार फिर से ईरान ने साफ कर दिया है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को जवाब मिलेगा, यानी यूरोप को भी अब निशाने पर लेने की बात कह रहा है ईरान कि अगर हॉर्मुज में दखल हुई तो इन मुल्कों को भी निशाने पर लिया जाएगा। सैन्य दखल बढ़ाने पर जवाब देगा ईरान। अगर हॉर्मुज में सैन्य दखल होती है या ईरान पर सैनिक हमले होते हैं तो इसका जवाब ईरान देगा। यूएई और कुवैत में ड्रोन अलर्ट इसके बाद कर दिया गया है कि कभी भी हमले हो सकते हैं। यूएई पर हाल ही में ईरान ने जबरदस्त हमले किए हैं। कतर के पास मालवाहक जहाज पर भी हमला हो चुका है। इस बीच में यह भी बड़ी बात उभर के सामने आ रही है। यूएई ने 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, यानी ईरान के ड्रोन यूएई पर लगातार हमला कर रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू और ट्रंप के बीच लंबी बातचीत हुई है और इस बातचीत में क्या बात हुई है, क्या आगे की इनकी प्लानिंग है, ये भी कई आशंकाएं पैदा कर रहा है। देर रात लंबी बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के नेतन्याहू के बीच में। तो ये तमाम इस बीच जो है, अब नेतन्याहू का क्या दावा है कि चीन ने ईरान को मिसाइल बनाने में मदद की। देखिए, चीन पर सीधा आरोप नेतन्याहू का कि चीन मदद कर रहा है मिसाइल बनाने में। खबरें भी आती रही हैं कि चीन से कल पुर्जे पहुंच रहे हैं, सॉलिड फ्यूल पहुंच रहा है और फाइनेंशियल हेल्पलाइन तो चीन बना ही हुआ है। लेकिन इसी सबके बीच में चीन के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले हैं 2 दिनों बाद ही। तो अब नेतन्याहू का यह आरोप काफी अहम है। चीन ने ईरान को मिसाइल बनाने में जो मदद की, ये अपने आप में बड़ा आरोप है इजराइल का। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता साहब डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे साहब डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। सर, तो ये देखिए, सबसे पहले तो हमें माथुर साहब जरा सा बता दीजिए, ये जो खेल चल रहा है
ईरान और अमेरिका के बीच में समझौते के प्रस्ताव के आदान प्रदान का, ये इसका कोई अंत है या ये युद्ध का एक हिस्सा है, एसिमेट्रिक वॉर का एक हिस्सा है? दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, दोनों अब इसको खींचने में लगे हुए हैं। जय हिंद अजय। देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल साफ बात है कि जब तक आप अपनी अपनी जो जो नीड है, डिजायर्ड एंड स्टेट है, उसको टोन डाउन नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कोई कितने भी आप आदान प्रदान कर लें, 14 पॉइंट आप दे दें, 12 पॉइंट आप दे दें, 10 आप दे दें, इट विल मेक नो डिफरेंस। जो फंडामेंटल इश्यूज हैं अजय, जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, उनके ऊपर जब तक लचीलापन नहीं दिखाया जाएगा, आप बात करने को जब आपने प्रपोजल दिया तो उसमें साफ ये कह रहे हैं कि भाई हम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को टच नहीं करने देंगे, उसको किसी को देंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो पूरे रीजन में लड़ाई बंद होनी चाहिए, गाजा पे भी हमले बंद होने चाहिए, लेबनान में भी हमले बंद होने चाहिए। तो कई चीजें ऐसी हैं, पूरे के पूरे सैंक्शंस हटने चाहिए, पूरा जितना उनका फ्रोजन एसेट्स हैं सबको डिफ्रीज कर दिया जाना चाहिए। और कॉम्पेंसेशन, किस बात का कॉम्पेंसेशन, किस बात का कॉम्पेंसेशन आप मांग रहे हैं? लड़ाइयां हो रही हैं दो देशों में, क्या फिर आप कॉम्पेंसेशन यूएई को देने के लिए तैयार हैं? क्या आप कॉम्पेंसेशन कतर को, बहरीन को, जहां जहां भी आपने हमले किए वहां देने को तैयार हैं? तो ये जो चीजें हैं वो एक एक्सट्रीम है। और दूसरी बात जो अमेरिका चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से ईरान आकर के पूरी तरह से सरेंडर कर दे। तो ये दोनों चीजें संभव नहीं है, और इसलिए जो आपने कहा उसको मैं पूरी तरह से बताता हूं कि ये पिंग पोंग चलता रहेगा। यहां से कागज वहां जाएगा, वहां से कागज यहां जाएगा, और ये लोग बातों के जरिए, बयानों के जरिए एक दूसरे के ऊपर दबाव डालते रहेंगे। और ये जो विजिट हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग से, जब उनकी बातचीत होगी, शिखर वार्ता होगी, उसमें वो दबाव डालने का प्रयास करेंगे ईरान के ऊपर। देखिए, ये बात हमको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्रेडिट कोई भी लेता रहे, पाकिस्तान कुछ भी बोलता रहे। पिछली बार जब वार्ता हुई थी अमेरिका और ईरान की, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ चाइना का था, चाइना का दबाव था, तभी ईरानी प्रतिनिधिमंडल जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा था। ये मेरा मानना है। तो अब ये जो चीजें हैं, इनको आप उस विजिट के परिप्रेक्ष्य में भी हमको देखने के लेने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि उस विजिट के पहले और दबाव जैसी परिस्थिति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वार्ता हुई है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, उन्होंने चाइना के बारे में बात करी है, और बात इसीलिए करी गई है क्योंकि उनको पता है कि 2-3 दिन बाद ट्रंप की और शी जिनपिंग की बातचीत होने वाली है। और वो उनको बताना चाहते हैं कि पहली बात तो आप उनको मदद करना बंद करें, और दूसरी बात यह है कि उनको उनके ऊपर दबाव डाला जाए। एक चीज और हमको समझने की जरूरत है, इस पूरे वेस्ट एशिया के खेल में एक चीन एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से प्रभावित रहा है, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ ऑयल वो ईरान से आता है। उसके अलावा चीन का 400 बिलियन, 350-400 बिलियन डॉलर का व्यापार है पश्चिम एशियाई देशों से, जो कि होर्मुज के बंद होने से प्रभावित हुआ है। इनका इजराइल तक से, इजराइल में भी 16 बिलियन डॉलर का इनका ट्रेड है। तो बहुत सारी चीजें चीन प्रभावित है, और वो चाहता है किसी ना किसी प्रकार से दोनों साइड को। अब ये जो वार्ता होगी, शिखर वार्ता पेइचिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की, उसमें ठीक है। आपकी आवाज अचानक रुक गई है माथुर साहब, दोबारा आपके पास लौटेंगे। मेजर जनरल वीके चौबे साहब भी मेरे साथ, वीके दत्ता साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता साहब, अब इसको तो कई लोग ये कहेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप की हार है। जो चीन, खुद इजराइल कह रहा है, जो चीन सप्लाई लाइन बना हुआ है ईरान का, युद्ध के दौरान तेल खरीदकर, चाहे युआन में उसके भुगतान हो, पैसे पहुंचाने की बात हो, फाइनेंशियल सप्लाई लाइन, ऑक्सीजन बना हुआ हो, जो चीन हथियार सप्लाई कर रहा हो ड्रोन के, उसी चीन के दरवाजे पर खड़े होने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये तो ट्रंप की हार हुई ना। हाँ अजय, देखिए ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल, मतलब यूएस और इजराइल ने जो अपने एम लेके जंग को शुरू किया था कि क्या वो सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे ईरान में, वो इजराइल का एम था। और क्या वो संवर्धित यूरेनियम को ख़त्म कर पाएंगे या उसको
हासिल कर पाएंगे, ये अमेरिका का एम था। तो अभी तक जो जितनी घटनाएं घटी हैं, 40 दिन का जो युद्ध हुआ, उसके बाद सीज फायर हुआ, ना सत्ता परिवर्तन हुआ और ना ही वो यूरेनियम ईरान से ले पाए। और अभी इस सीज फायर के दौरान, अगर आप सीज फायर इसको बोलते हैं, तो आपने नाकाबंदी कर दिया गल्फ ऑफ हॉर्मुज की, आप ईरान के शिप्स को आने जाने नहीं दे रहे हैं। उसी के रिस्पॉन्स पे ईरान ने पूरी नाकाबंदी कर दी है पूरे पर्शियन गल्फ में और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। वो टिट फॉर टैट है। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक पूरा जगलर वेन है, पूरा जो साउथ वेस्ट एशिया का, साउथ एशिया का और बहुत हद तक यूरोप का, पूरा जो यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, गैस एंड ऑयल है, उनके जो एफिलिएटेड जो जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब इसी रूट से जा रहे हैं। और इसके साथ साथ में पूरा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? सऊदी अरब के ऊपर, यूनाइटेड अरब एमिरेट पे, कतर के ऊपर। ओमान थोड़ा हद तक बाहर है क्योंकि वो उसका रास्ता एकदम सीधा अरेबियन सी की तरफ भी निकल जाता है। तो बहुत हद तक ये पूरे के पूरे जितने वेस्ट एशिया के देश हैं, सबकी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ रहा है। और साथ साथ में जब ये जंग शुरू हुई थी, ईरान ने जितने अमेरिकन बेसिस थे, चाहे वो सऊदी अरब में हो, कतर में हो, कुवैत में हो जी, ये सबको टारगेट किया था, यूए को खास करके। तो ये पूरा इलाका भी इफेक्ट हो रखा है। डोनाल्ड ट्रंप अंडर प्रेशर था कि 60 दिन से ज्यादा वो जंग नहीं चला सकता। उसने कांग्रेस का उल्लू बनाने के लिए बोलता जी हमने जंग बंदी कर दी, तो इसलिए वो क्लोज खत्म हो गया। तो अभी ये जंग जो है 60 दिन से ऊपर नहीं है, अभी तो हम सिलेक्टिव ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अभी चल के कांग्रेस, अमेरिका की कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि क्या ट्रंप की बातों में सच्चाई है कि नहीं। तो दूसरा कि उसको अपने घर के अंदर अपने आप में जवाब देना है। डोनाल्ड ट्रंप क्या और अपने हर साथ- तरीके से फंसे हुए हैं? यस सर, आई कम बैक टू यू सर, आई जस्ट इन अ मोमेंट आई राइट सर। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कि चारों तरफ से यहां पर फंसे घिरे नजर आ रहे हैं, बीजिंग से अब समझौता करवाएंगे? बीजिंग के रास्ते, बीजिंग के द्वार से उनको राहत मिलेगी ईरान में, या बीजिंग चाहेगा, शी जिनपिंग चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर फंसे ही रहें? क्या मायने हैं? इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं, अब्बास अराक्ची। ये बड़ी जानकारी उभर के सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं, पहले भी लगातार भारत के संपर्क में रहे हैं। एस जयशंकर से कुछ दिनों पहले भी फोन पर बात हुई थी, और अब ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने अराक्ची भारत आ सकते हैं। 14-15 मई को दिल्ली में ये होनी है बैठक। तो समझिए कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में होंगे, अराक्ची भारत में होंगे। बीजिंग से पहले ही हो आ चुके हैं अराक्ची। इसके क्या मायने हैं? देखिए क्या कुछ चल रहा है, क्या बिसातें बिछ रही है। और देखिए इस संकट का, हॉर्मुज में जो घेराबंदी है, उसका क्या असर हो रहा है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर, भारत पर जो असर हो रहा है। खुद हैदराबाद के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने साफ कहा कि देश ऊर्जा संकट से गुजर रहा है और पड़ोस में चल रहे युद्ध का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम दुनिया में कई गुना बढ़ गए हैं, हमारे पास कुएं नहीं हैं, और पीएम ने लोगों से अब बड़े कदम उठाने को कहा है, बचत करने को कहा है, पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करने को कहा है, और सोना तक कम खरीदने को कहा है, ताकि हमारा डॉलर बाहर नहीं जाए। अब अनुज माथुर साहब, मेजर जनरल मेरे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल वीके दत्ता साहब मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सर हमारे पास सिर्फ 2 ही मिनट बचा है, एक मिनट करके आप दोनों के लिए। तो माथुर साहब हमें जरा ये समझाइए कि पीएम मोदी जो कह रहे हैं, क्या इसका मतलब है कि ये इससे भी संकेत यही मिल रहा है कि तुरंत कोई समाधान नहीं पता होने वाला यहां पर, ये खिंचेगा अभी? बिल्कुल बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल सटीक बात आप कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल साफ हर एक को नजर आ रहा है। बीच में परिस्थितियां सुधरी थी जब ट्रंप ने यूनिलैटरल सीज फायर को डिक्लेयर किया था और बातचीत की बिसात जो है वो बन रही थी। फिर जब दूसरे दौर की सो कॉल्ड बातचीत कैंसिल हुई क्योंकि अमेरिकन वहां गए नहीं, उसके बाद फिर परिस्थितियां सुधरी थी और आदान प्रदान हुआ 10 पॉइंट का, 14 पॉइंट का, उसके जवाब का। लेकिन अब ये बात लगभग क्लियर होती चली जा रही है कि निकट भविष्य में इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा और उसका सीधा प्रभाव भारत की ऊर्जा नीति पर और भारत के अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ने वाला है। और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कल हैदराबाद में, वो बिल्कुल सही अपील उन्होंने करी है लोगों के साथ
क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कदम बाकायदा उठा रही है और उन्हीं कदमों का नतीजा है कि आपको आज ये नजर आ रहा है कि भारत ठीक है अकेला देश दुनिया में ऐसा है, अकेले दो चार देश जहां पर कि पैसा बढ़ा नहीं। तो जी। ये देख करके मुझे लगता है जो उन्होंने कहा है ये एक बहुत अच्छा उनका उनका प्रभावी तरीके से उनको लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने का एक एक जरिया मुझे लगता है, और ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। हमको सबको मिलकर के सरकार के साथ खड़े होकर के इस आपदा का सामना करना है। एब्सोल्युटली। अब दत्ता साहब, मेजर जनरल दत्ता साहब, आरागची साहब भारत आ रहे हैं और इससे पहले वो रूस हो आ चुके हैं, चीन हो आ चुके हैं, अब भारत आ रहे हैं। मुझे कई बार लगता है, माथुर साहब को मैं कई बार पूछता रहा हूं कि ये अमेरिका के सुपर पावर और डी डॉलराइजेशन की दिशा में जो कुछ ईरान, चीन करता रहा है, रूस करता रहा है, ब्रिक्स पूरा का पूरा उसके पीछे खड़ा है। क्या ये उसी का एक हिस्सा है क्या? देखिए, ऐसा है कि जो ब्रिक्स का एक गठजोड़ है और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़े बड़े मुल्क इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और ये बिल्कुल यकीनन है, एक समय ऐसा था कि जब हम ब्रिक्स के माध्यम से डी डॉलराइजेशन की तरफ जाने वाले थे और ट्रंप लगातार भारत को ये वार्निंग देता चला रहा था कि अगर आप हमारे खिलाफ, आप डॉलर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। वो जितने उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ वगैरह लगाए, ये भी एक उसी का नतीजा था। और खास करके ब्राजील के ऊपर भी उन्होंने काफी सख्त एक्शन और ये टैरिफ लगाने की कोशिश करी और लगा रखे हैं। तो अब अमेरिका को खतरा है कि कहीं डी डॉलराइजेशन ना हो जाए, टाइम अप सर। जो पेट्रो डॉलर के जोर से अमेरिका की इकोनॉमी चल रही है वो डगमगा ना जाए, और कहीं पर रूस, चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश और ईरान के साथ मिलके ये पूरे इलाके के अंदर एक पूरा समीकरण ना बदल दें। तो इसका बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन ये इसकी होगा कि नहीं संभावना है, होगा, मुझे इसके अंदर रोकना बहुत पड़ेगा। सारी बातें जो आप जनरल साहब, इतना ही वक्त था मेरे पास, तो देखिए बड़े दांव चले जा रहे हैं, बड़े खेल खेले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अपील की है, इसके पीछे भी बड़ी बात हो सकती है। अब आरागची का भारत आना भी बड़े संकेत हैं, तो तुरंत कोई हल निकलता दिख नहीं रहा है, तो तैयार हो जाइए कमर कस के, और जो हमारी सरकार कह रही है उसमें हम सबको साथ आकर के इस संकट को से गुजरना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया